स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से बड़ी खबर के साथ सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों, आखिरकार कांग्रेस पार्टी के मंचों पर दिखाई देने लगा आई एम कॉकरोच की टी शर्ट। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से मैं भी कॉकरोच का नारा धीरे धीरे करके फेमस होता चला जा रहा है दोस्तों, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के मंच से दिखाई देने के बाद बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई है। बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में अचानक से गृह मंत्रालय ने कहा है कि वो पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेंगे। दोस्तों बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी अपडेट और क्या आंदोलन को खत्म करने की कर रही है बीजेपी साजिश। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर नीट मामले को लेकर एनटीए ने माना कि नहीं हुआ है पेपर लीक दोस्तों, लेकिन थोड़ी देर के बाद खबर सामने आती है कि कई लोगों की फिर हो गई गिरफ्तारी। बताएंगे कैसे अपने ही डिपार्टमेंट के बीच में जोरदार तरीके की संघर्ष जारी है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मैं भी कॉकरोच का यह आंदोलन देश के अंदर लगातार फैलता चला जा रहा है और युवाओं के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है, और अब इसे रोकने के लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा दोस्तों, तभी आंदोलन रुकेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि आंदोलन अब देश के अंदर कोनों कोनों में फैल चुका है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी बनती है दोस्तों, देश भर के अंदर लगातार हड़कंप मचा हुआ है। लगातार युवाओं के बीच में कॉकरोच आंदोलन फेमस होता चला जा रहा है। हर जगह जगह पर कोने कोने में लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर कॉकरोच के पोस्टर लगाकर अपने आप को मैं भी कॉकरोच करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के द्वारा दिए गए बयान का जोरदार तरीके से विरोध करते हैं दोस्तों। और यहाँ तक कि कई सारी जगह पर रैलियों में, रोड शो के दौरान भी लोग कॉकरोच की तस्वीर लगा लगाकर युवाओं के खिलाफ की गई टिप्पणी का विरोध जता रहे हैं। और मैं भी कॉकरोच मूवमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इंस्टाग्राम पर तो 20 मिलियन पार कर चुका है दोस्तों, और ये आंदोलन धीरे धीरे करके अब विपक्षी पार्टियों के मंच पर दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले को लेकर जोरदार तरीके से आंदोलन करते हुए पहले राजस्थान में दिखाई दी दोस्तों। पार्टी कार्यकर्ताओं पर जमकर डंडे बरसाए गए। उसके बाद कर्नाटका के अंदर भी जोरदार तरीके का विरोध किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया खुद मौजूद थे दोस्तों, और बीजेपी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के मंच पर दो तस्वीरें थी दोस्तों। एक तस्वीर थी जो सिद्धरमैया के हाथ में दिखाई दे रही है, प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौता करके ट्रंप के हाथ में देश की व्यवस्था को पूरी तरीके से रख दिया है। ट्रंप तय करता है कि भारत कहां से तेल खरीदेगा, कहां से तेल नहीं खरीदेगा, यानी पूरी तरीके से समझौता करके देश हित को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री समझौतावादी यानी पीएम इज कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है दोस्तों। लेकिन मंच पर जो एक और टी शर्ट देखने को मिली दोस्तों, उसमें आई एम कॉकरोचेस के मूवमेंट को जोरदार तरीके से समर्थन करता हुआ मामला दिखाई दिया, यानी आंदोलन जो चल रहा है मैं भी कॉकरोच, तो कांग्रेस पार्टी के मंच पर मैं भी कॉकरोचेस के टी शर्ट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यानी अपने आप को कांग्रेस पार्टी के नेता कॉकरोच बताते हुए देश के अंदर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध का समर्थन कर रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के मंच पर आई एम कॉकरोच लिखे हुए टी शर्ट का दिखाई देना, और एक दो नहीं बल्कि कई टी शर्टों का दिखाई देना और मंच पर साफ साफ आगे दिखाई देना, इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी आई एम कॉकरोच यानी मैं भी कॉकरोच आंदोलन के साथ में खड़ी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, और उससे बड़ी बात यह है कि जो अभी जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रही है नीट के मामले को लेकर, और सीबीएसई के द्वारा 12वीं क्लास के बच्चों को कम मार्क्स दिए जाने यानी ओएसएम की प्रक्रिया इस्तेमाल करते हुए बच्चों के अंकों को काटने के मामले को लेकर जोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा है दोस्तों। और कई और देश के मुद्दे हैं, खासकर पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ने को लेकर भी आम जनता मैदान में है दोस्तों। एसबीआई जैसे बैंक कर्मचारी भी विरोध करते हुए नजर आने लगे हैं, और ऑटो यूनियनों के द्वारा भी देश के कई कोनों के अंदर विरोध किया जा रहा है। तो देश के अंदर लगातार आंदोलन का दौर शुरू हो चुका है दोस्तों, और इस दौर में आई एम कॉकरोच का आंदोलन देश के अंदर तूल पकड़ता जा रहा है, और लगातार ये मूवमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से विस्तार कर रहा है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी भी खुलकर समर्थन कर रही है। कांग्रेस के मंच पर दिखाई देने का सीधा मतलब यह है कि मैं भी कॉकरोच आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से विस्तार पकड़ा है दोस्तों, सोशल मीडिया पर पूरा धूम मचा कर रखा है। 20 मिलियन से ज्यादा समर्थक फॉलोवर सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर दिखाई देने लगे दोस्तों। उसके बाद से बीजेपी का होश उड़ा हुआ है। पहले तो बीजेपी ने कोशिश किया कि एक्स सोशल मीडिया अकाउंट को यानी ट्विटर पर जो अकाउंट था कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको सस्पेंड किया जाए दोस्तों। और बीजेपी के मंत्रालय मीटी के द्वारा यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कोशिश किया गया कि अकाउंट को ही रोक दिया जाए दोस्तों। सोशल मीडिया अकाउंट यानी एक्स का जो अकाउंट था, जो सबसे पहले बनाया गया था दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी नाम से, उसे भारत के अंदर सस्पेंड कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है दोस्तों, और मीडिया में रिपोर्ट छपते हुए बताया गया है कि अब नैरेटिव नेटवर्क तक गृह मंत्रालय पहुंचेगा दोस्तों। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों का हवाला देकर छपाया जा रहा है कि जब सिर्फ संगठन या उसके राजनीतिक रीब्रांडिंग मॉडल ही नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद संभावित विदेशी एंगल यानी फॉरेन एंगल की जांच होगी। नैरेटिव बिल्डिंग नेटवर्क और फंडिंग चेन यानी पैसा कहां से आ रहा है, डिजिटल का प्रभाव किस तरीके का है, और कथित उकसावे की रणनीति की जांच की जाएगी। यानी गृह
मंत्रालय के हवाले से ये दावा किया जा रहा है सूत्रों का हवाला दे देकर कि जांच पड़ताल की जाएगी। गृह मंत्रालय ने संज्ञान ले लिया है। सवाल यह है दोस्तों कि अगर देश के अंदर मीडिया सवाल नहीं उठाएगा तो सवाल उठाने के लिए कोई संस्थान तो खड़ी होगी। और देश के अंदर युवाओं ने जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन किया है दोस्तों, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जबरदस्त तरीके से लोगों के बीच में गुस्सा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है दोस्तों। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के द्वारा दिए गए बयान के बाद बनाई गई इस पार्टी को मिल रहे समर्थन को साफ तौर पर युवाओं के समर्थन के तौर पर देखा जा सकता है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद अब मीडिया में ये रिपोर्टें छप रही है, अगर आप भी मानते हैं कि ये केवल डराने धमकाने की एक कोशिश है कि गृह मंत्रालय ने संज्ञान ले लिया और इस पर एक्शन हो जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के अंदर नीट परीक्षा में लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ और ऐसे कई और बड़े मामले हैं, महंगाई लगातार देश के अंदर बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगार है और ऊपर से सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों, उनके द्वारा देश के युवाओं को लेकर विवादित बयान दिया जाता है, बाद में वो सफाइयां देते हैं, लेकिन युवाओं के दिल पर बात लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं कि इस तरीके के मीडिया रिपोर्ट सामने आने पर दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के सोशल मीडिया पेज बनाने के 7 दिनों के बाद पहली ऑनलाइन बयान में कहते हैं कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हम इस्तीफे की मांग करते हैं। यानी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर के द्वारा अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है दोस्तों। और उन्होंने कहा कि आज हम एक पिटीशन शुरू कर रहे हैं जिसमें सब लोग अपनी राय दीजिए, हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। और उन्होंने बोला कि आप सब लोग इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, पिटीशन पर साइन कर सकते हैं। तो कुछ ही देर के अंदर 70,000 से ज्यादा लोगों ने समर्थन करते हुए कहा कि वो भी चाहते हैं कि देश के शिक्षा मंत्री को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि 2 लगातार पेपर लीक हो जाना शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान, इससे पता चल रहा है कि शिक्षा मंत्री के बस की बात नहीं है नीट पेपर या किसी भी पेपर के सुरक्षा को सुनिश्चित करना दोस्तों। और इसीलिए जब इनके बस की बात नहीं है तो शिक्षा मंत्री को पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रही है दोस्तों, और दूसरी ओर कांग्रेस जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर माहौल बनाकर रखा हुआ है। तो बीजेपी दोनों तरीके से परेशान चल रही है, लेकिन अब पूरी तरीके से है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा होगा ही होगा। अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तो इस आंदोलन की शुरुआत होंगे, उनका इस्तीफा तो पहला सबसे शुरुआत होगा, इसके बाद अन्य मामले को लेकर भी आंदोलन और ज्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि देश की जनता जो अलग अलग मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रही है, खासकर बिहार के अंदर जो नौकरियों को लेकर TR4 के वैकेंसी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग देश के अंदर अलग तरीके के मुद्दे हैं दोस्तों। इन सारे मुद्दे को कांग्रेस जनता पार्टी समर्थन करेगी। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ भाजपा की केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले NTA जिसका काम होता है नीट का पेपर करवाना दोस्तों, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नीट का पेपर पूरा लीक हो गया। NTA वाले कहते हैं कि केवल कुछ प्रश्न लीक हुए थे, यानी पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था, कुछ प्रश्न लीक हुए थे, उसी को पेपर लीक बोलते हैं। लेकिन फिर भी NTA वाले पेपर लीक बोलने को तैयार नहीं है, केवल कह रहे हैं कि प्रश्न लीक हुआ था। अब इस मामले को लेकर दोस्तों नीट केस में CBI ने एक्शन लेते हुए फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। पुणे से मनीषा संजय हवलदार को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। सवाल यह है कि जब NTA वाले बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर ये गिरफ्तारी किस बात को लेकर हो रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि प्रश्न लीक होना और पेपर लीक होने में कोई अंतर नहीं है, अगर 4 प्रश्न 10 प्रश्न भी लीक हो गए तो वो पेपर लीक के बराबर ही माना जाएगा। इसमें ये क्या होता है कि 5 प्रश्न लीक हो गए, 10 प्रश्न लीक हो गए, 25 प्रश्न लीक हो गए, पूरा पेपर ही लीक माना जाता है और इसीलिए दोबारा से पेपर करवाया जा रहा है। तो पेपर लीक हो ये कहना कि प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न लीक हो गए थे, यानी केवल कुछ क्वेश्चन लीक हुए थे, ये तो दोस्तों भटकाने वाली बात है। अगर आप भी मानते हैं कि दोबारा से एग्जाम कराना, पेपर कराने से ही पता चल रहा है कि पेपर लीक हुआ है, बीजेपी के लोग या NTA के लोग इस बात को मानने को लेकर कहीं ना कहीं इंकार जितना करने की कोशिश करें, सच्चाई यही है। अगर आप भी मानते हैं कि बचने के लिए अलग अलग तरीके के शब्द ले लेकर आते हैं, लेकिन उसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जांच पड़ताल करके इस मामले में सारे लोगों को जेल भेजने की जगह इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा मंत्री और जो NTA का पूरा तंत्र है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए दोस्तों। शिक्षा मंत्री को पोस्ट से हटाया जाए, किसी दूसरे को शिक्षा मंत्री बनाया जाए और उसके बाद NTA जैसे काम करता है, जो सुरक्षा व्यवस्था रखता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए जिन्होंने पेपर लीक किया है, लेकिन उसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो लोग पेपर करवाते हैं, प्रश्न पत्र ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह और जो व्यवस्था करते हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसी के साथ में अभी हाल फिलहाल में राघव चड्ढा के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हरभजन सिंह का एक बयान आता है दोस्तों। हरभजन सिंह कहते हैं कि समय आने पर आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा, और वो आगे कहते हैं कि मैं आपके किसी लीडर को गाली नहीं मैंने दी है और अपनी जुबान क्यों गंदी करूं मैं, और मुझे गद्दार कहने वालों पहले अपने लोगों से पूछो पंजाब की राज्यसभा की सीट कितने में बेची थी, अगर ना बताए तो मैं आपको बताऊंगा किसको कितना चढ़ावा गया था और किसकी तरफ से गया था और कैसे किसको मंत्री संतरी बनाया गया पंजाब को लूटने के लिए और
डाला को माल पहुंचाने के लिए पंजाब को लूट खा गए। कुल मिलाकर दोस्तों हरभजन सिंह आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लूटा है और हरभजन सिंह कह रहे हैं कि राज्यसभा की सीट भी बेची गई है और उनका दावा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को और एक्सपोज करेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर वो बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को भी एक्सपोज कर दिया है क्योंकि वो भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य थे। तो क्या उन्होंने भी राज्यसभा की सीट खरीदी थी? उनको इसका भी जवाब देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के लोग आपस में लड़कर पंजाब में एक दूसरे को ही एक्सपोज करने में लग चुके हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर 12 राज्यों के 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को वोट डाला जाएगा। दोस्तों चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया है। रिटायर्ड हो रहे सदस्यों के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर नेता दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा समेत 24 सांसद रिटायर्ड हो रहे हैं। दोस्तों यानी टोटल मिलाकर 26 सीटों पर वोट डाला जाएगा दोस्तों, और 2 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इसमें ज्यादातर सीटें वो है जहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और राज्यसभा का सांसद चुनकर आएगा। गुजरात के अंदर भी 4 राज्यसभा का सांसद चुनकर आएगा दोस्तों, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी मिलकर 1 सीट जीत सकती है। कर्नाटका के अंदर 4 में से 2 सीटें और मैक्सिमम 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है दोस्तों। राजस्थान के अंदर 3 सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं और यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस पार्टी की फिक्स है दोस्तों। झारखंड के अंदर 2 सीटें दोनों इंडिया गठबंधन की फिक्स है। बाकी 1 मणिपुर की सीट, 1 मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1-1 सीटें हैं दोस्तों। अब देखना यह है कि इन जगह पर जो चुनाव हो रहे हैं तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है दोस्तों। इस बार जो 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, 26 सीटों पर राज्यसभा के लोग चुनकर आएंगे, तो उसमें कौन कौन से दिग्गज लोग चुनकर आएंगे। कांग्रेस पार्टी कई लोगों को आगे कर सकती है, खासकर राहुल गांधी के जो अब नेता है दोस्तों, जो नई पीढ़ी के नेता है, उनको आगे करके राज्यसभा भेजा जा सकता है। क्या सचिन पायलट को राज्यसभा भेजा जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आजकल दोस्तों बॉलीवुड वालों से आरएसएस को लेकर तारीफ करवाते हुए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जिसे लेकर एक तौर पर समझ सकते हैं कि देश के बॉलीवुड पर भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को कहीं ना कहीं थोपने की कोशिश की जाती है दोस्तों। सुनील शेट्टी के द्वारा आरएसएस संगठन का समर्थन करते हुए कहा गया कि मैं सैल्यूट करता हूं कि 100 साल हुए आरएसएस के, और आरएसएस एक डेडिकेटेड यानी पूरी तरीके से समर्पित संगठन है जो देश के अंदर देश की सेवा करता है, देश की एकजुटता और एकता को बनाकर रखता है, देश को मजबूत करता है। तो सुनील शेट्टी को जवाब देते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि अगर आरएसएस आपको इतना ही पसंद है तो क्यों नहीं आप अपने परिवार के व्यक्ति को, आप अपने बेटे को आरएसएस में भेजते हैं। यानी दोस्तों बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो आरएसएस की तारीफ करते हैं, लेकिन जब बात आती है आरएसएस में अपने परिवार के लोगों को, बच्चे को भेजने की, तब वो दिखाई नहीं देते क्योंकि इनको पता है कि आरएसएस में जाने से कुछ फायदा नहीं होगा दोस्तों। और ऐसे में आप लोग जानते हैं कि आरएसएस में कौन लोग जाते हैं, लेकिन सुनील शेट्टी जैसे लोग यानी बॉलीवुड जैसे लोग, बॉलीवुड के कई सारे एक्टर एक्ट्रेस कहीं ना कहीं आरएसएस को केवल संगठन के तौर पर समर्थन करते हैं, और वो भी 100 साल पूरे हो रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं बॉलीवुड में पैठ बनाने के लिए संघ के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। कई जगह पर गोष्ठियां होती है, उसमें बॉलीवुड के लोगों को बुलाया जाता है, करण जौहर को बुलाया गया था, ऐसे कई लोगों को बुलाया गया था दोस्तों। यानी एक तरीके से फिल्म सिनेमा के अंदर भी आरएसएस को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश करते हुए अपने लोगों को फिल्म किस तरीके से आम जनता को आरएसएस के बारे में दिखाना है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रयास करते हैं दोस्तों। इकोसिस्टम बनाने की कोशिश चल रही है और इसीलिए सुनील शेट्टी पर तंज कसते हुए व्यक्ति ने जो बात कही है एकदम सही भी है। सुनील शेट्टी को अपने परिवार के व्यक्ति को आर्मी भेजना चाहिए, उसके बाद आरएसएस की तारीफ करनी चाहिए। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर सोशल मीडिया पर कई सारे लोग कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हैं दोस्तों कि आखिर कांग्रेस पार्टी कहां है। तो उनके लिए जवाब यह है कि राहुल गांधी के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, चाहे इंडियन यूथ कांग्रेस हो या फिर एनएसयूआई छात्र संगठन हो, दोनों के दोनों मैदान में उतरकर नीट परीक्षा के मामले को लेकर मंत्री के इस्तीफे के लिए विरोध कर रहे हैं दोस्तों। और पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, कांग्रेस पार्टी राजस्थान से लेकर कर्नाटका और दिल्ली के अंदर भी एनटीए दफ्तर के बाहर और शिक्षा मंत्रालय के बाहर भी विरोध कर रही है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने कहा कि आग बरस रही इस गर्मी में कोई एसी के कमरों में बैठकर राजनीति कर रहा है, कोई एसी के कमरों से कांग्रेस पार्टी को ज्ञान दे रहा है, लेकिन एनटीए के खिलाफ एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी छात्र संगठन गर्मी में 50 डिग्री से ज्यादा की गर्मी में मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ रहा है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए, इस्तीफा करवाने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और ये लगातार जारी रहेगा। अगर आप भी मानते दोस्तों कि जो लोग कांग्रेस पार्टी को ज्ञान देते हैं उनके लिए ये सीधा मैसेज है कि ज्ञान देना और 50 डिग्री तापमान में सड़कों पर उतरकर शिक्षा मंत्री से जवाब तलब करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ धार के एसपी यानी मध्य प्रदेश के धार, जहां पर भोजशाला वाला मामला सामने आया था दोस्तों, यानी भोजशाला को मंदिर बताते हुए कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया था दोस्तों। उसके बाद बीते दिन जुम्मे का दिन था और ऐसे में नमाज पढ़ने को लेकर पूरी तरीके से मनाही थी दोस्तों। ऐसे में धार के जो एसपी हैं उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है जिसमें वो इनडायरेक्ट तरीके से धमकियां दे रहे हैं दोस्तों, और उनके बयान से साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने की कोशिश पुलिस वाले कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं डीजीपी एमपी से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के डीजीपी से पूछना चाहता
चाहता हूँ कि ये जो आपके एसपी का वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहा है, अगर ये वीडियो सही है तो ये कौन सी मानसिकता दिखाई जा रही है? क्या इनको देश के कानून और कायदे पर विश्वास नहीं है? मैं इस बात का पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। इनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। यानी एसपी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, इनको भाजपा ज्वाइन करके सीधा पार्टी में चले जाना चाहिए। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने का क्या मतलब है? बात एकदम सही है दोस्तों। जब भाषा भाजपा वाली बोल रहे हैं तो भाजपा में ही चले जाए। पुलिस की वर्दी पहनकर क्यों गुमराह कर रहे हैं? इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी से सवाल पूछा गया है दोस्तों। देखते हैं डीजीपी का कोई जवाब आता है या नहीं आता। ये मामला काफी गंभीर है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अखिलेश यादव भी मीडिया वालों पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे। एनडीटीवी के द्वारा नंबर 1 चैनल होने का दावा किया गया दोस्तों। उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें मेलोडी टॉफी के ऊपर अपना एनडीटीवी लिखा हुआ दिखाया गया। यानी मेलोडी को लेकर चर्चा चल रही थी। नरेंद्र मोदी और मेलोनी इटली में मुलाकात को लेकर चर्चा हुई थी दोस्तों इस टॉफी की। और ऐसे में अब जो अपडेट है वो ये कि इस टॉफी को लेकर नंबर 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और कॉकरेज जैसे बनाया गया है। यानी दोनों मुद्दों को जोड़कर ये एक क्लिप सा बनाया गया है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि चाटुकारिता की भी रैंकिंग होती है क्या? यानी एनडीटीवी वाले अपने आप को नंबर 1 बता रहे हैं। तो इस पर अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि चाटुकारिता की भी रैंकिंग आती है क्या? अब इस पर एनटीवी वाले क्या जवाब देते हैं दोस्तों, पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई सारे नेता खुलकर कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अखिलेश यादव ने अपने समर्थन की तारीफ के पोस्ट पर जवाब दिया दोस्तों। अखिलेश यादव ने कहा कि जुल्मी हुक्मरानों से कह दो आज बंदिशों में कब बंधा है इंकलाब, यानी सवाल। और इसके साथ में दोस्तों उन्होंने बता दिया है कि किसी भी इंकलाब आंदोलन को बांधा नहीं जा सकता। और अखिलेश यादव खुलकर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी बनाम सीजेपी का पूरा मामला होने वाला है। यानी कांग्रेस जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मुकाबला है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बात जो बोल रहे हैं कि बीजेपी बनाम सीजेपी का मामला है, ये बात एकदम क्लियर है कि आने वाले दिनों के अंदर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी दोस्तों। और अखिलेश यादव तो खुलकर सामने आ रहे हैं। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर भयंकर बिजली कटौती को लेकर बड़ी अपडेट आई है, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे मैदान में और बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया दोस्तों। भीषण गर्मी में कई घंटे बिजली काट दी गई। घरों में बच्चे बुजुर्ग और बीमार गर्मी से परेशान है। बिजली विभाग के अधिकारी उनके फोन नहीं उठाते। यहाँ तक कि बीजेपी विधायक भी अपनी सरकार से परेशान है दोस्तों और उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनता गर्मी से बेहाल और अधिकारी मंत्री अपने एसी कमरे में आराम फरमा रहे हैं। इस वोट चोर सरकार ने लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया है। सवाल सबसे बड़ा यही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश को लेकर विकास के जो दावे किए जाते हैं वो पूरी तरीके से एकदम बेफिजूल और ढकोसलाबाजी समझ में आता है। क्योंकि जब गर्मी के टाइम में जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों, आम जनता गर्मी से पहले ही त्रस्त रहती है और चाहती है कि एसी कूलर चले और उनको थोड़ी बहुत राहत मिले दोस्तों। वो भी राहत नहीं मिल रही। इतने बार पावर कट किया जाता है, कई घंटे पावर कट किए जाते हैं, जिससे ना तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं और ना ही सही से सो पा रहे हैं दोस्तों। आम जनता पूरी तरीके से परेशान है। ऐसे में बीजेपी के मंत्री इसका दोष विपक्ष के लोगों पर डाल रहे हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीते दिन मध्य प्रदेश के अंदर स्थित धार भोजशाला में 700 साल के बाद परिसर में नमाज नहीं पढ़ी गई दोस्तों। यानी 700 साल के बाद ऐसा हुआ जब नमाज नहीं पढ़ी गई, केवल पूजा किया गया। भोज उत्सव समिति ने शुक्रवार को वाघ देवी की प्रतिमा स्थापना करके दर्शन पूजा करा और मंदिर में सुबह से भारी भीड़ देखने को मिली दोस्तों। कुल मिलाकर देश के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाया गया है और देश के अंदर जिस तरीके से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे कानूनों का पूरी तरीके से समापन किया जा रहा है दोस्तों, इसे एक बात तय हो गई है कि देश में दोनों समुदाय के बीच में दूरियां लगातार बढ़ाई जा रही है दोस्तों और एक एक मुद्दों को जानबूझकर उखाड़ा जा रहा है। यानी 700 साल से दोनों समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, सब कुछ सही था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से बीजेपी के लोगों के द्वारा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के बाद से उसके बाद कोर्ट का आदेश आने के बाद दोस्तों स्थिति यह है कि 700 साल के बाद नमाज नहीं पढ़ी गई भोजशाला के अंदर से। क्या आप मानते हैं कि समुदाय के लोगों को, खासकर बहुसंख्यक समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि 700 साल से जो काम होता आ रहा था और सब कुछ आराम से चल रहा था, आज वो नहीं हो रहा है? तो क्या उनको इस पर दुख नहीं होता कि समाज में सारे व्यक्ति मिलजुल कर एक साथ रहे और एक साथ काम करते रहे, जैसे 700 साल से एक साथ रह रहे थे वैसे ही अब अगर 700 साल के बाद नमाज नहीं पढ़ी जा रही है तो एक तरीके से दोस्तों बहुसंख्यक समाज के लिए बड़ा सवाल है कि क्या उनको ये बात सही लग रही है? आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और शिक्षक यूट्यूबर के तौर पर जाने जाने वाले अवध ओझा का बयान आता है दोस्तों। अवध ओझा कहते हैं कि अगर राजा एक नकली राम की तरह बर्ताव करता है, यानी राम राज्य में राम जी की अवधारणा के आधार पर राज करने का दावा करते हुए एक नकली राम राज्य के शासन की बात करता है, तो वो हमारे लिए काफी खतरनाक बात है। वो एक रावण के राज्य से भी खतरनाक बात है। आगे वो कहते हैं कि चाइना ने ट्रंप को जमकर हड़काया, ट्रंप को बिठाकर जमकर फटकार लगाई, लेकिन ट्रंप भारत को नर्क बताता है और हमारी भारत माता को नर्क
बताता है, लेकिन इस पर हमारे प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े नौकरशाह हैं, जितने भी पब्लिक सर्वेंट है, वो सबके सब अमीर होते जा रहे हैं। उनके बच्चे विदेश में जाकर पढ़ाई करते हैं, अमेरिका लंदन में जाकर पढ़ाई करते हैं। हमारे देश की जनता, उनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं है। यानी दोस्तों कुछ आवाजें देश के अंदर अब जोर शोर से उठ रही है। अगर आप भी मानते हैं कि जो शिक्षक है उसका काम होता है देश को दिशा दिखाना, और अवध ओझा एकदम सही बोल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रवाद के नाम पर देश के अंदर सरकार बनाने वाले भाजपाई, जब बात आती है ट्रंप के द्वारा भारत का मान करने की, तो उस पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। दोस्तों एक शब्द भाजपा के मुंह से नहीं निकलता, उसके बाद राष्ट्रवाद को लेकर देश को ज्ञान देते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अवध ओझा एकदम सही बोल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसके इतर अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक बार फिर से देश के अंदर SC/ST आरक्षण को लेकर चर्चा शुरू हो गई। दोस्तों IAS अधिकारी अगर कोई व्यक्ति बन जाता है, अगर किसी बच्चे के माता पिता IAS अधिकारी हैं, तो उसको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BV नागरत्नन ने पूछा। उन्होंने कहा कि माता पिता IAS अधिकारी हैं तो बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए। इस पहलू पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। दोस्तों जानबूझकर इस तरीके के मामले लेकर आए जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि आरक्षण का मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति बड़े पोस्ट पर पहुंच गया तो उसको नहीं मिलना चाहिए। ये एक सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। दलित IAS IPS अधिकारी चाहे CM DM और SDM बन जाए, जाति और सामाजिक पिछड़ापन उसके साथ में रहता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पता होना चाहिए कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है, और आरक्षण गरीबी के कारण नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ेपन के कारण मिलता है। और इसीलिए जो मूलभूत अंतर है दोनों के बीच में, उसको जजों को समझना चाहिए। बार बार इस तरीके के मामले को सामने लेकर आते हैं। दोस्तों ये एक बड़ा सवाल है पूरे मामले। अपनी राय जरूर लेकर आएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा वीडियो को शेयर किया।